हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीपीसीएस आरओ एआरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग आज की इस वीडियो में जो पॉलिटी सब्जेक्ट है आपका भारतीय संविधान से संबंधित, जो कि आरओ एआरओ की एग्ज़ाम में जो है 10 से 12 प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में हर साल जो है पूछे जाते हैं। तो 140 में जो है आपको 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप छोड़ नहीं सकते, इनको करना ही करना होता है। क्योंकि पॉलिटी के जो प्रश्न होते हैं उनको जो सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे हैं, सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं, वो इन पॉलिटी वाले जो प्रश्न हैं इनको बिल्कुल सही सही जो है करके आते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की कंपटीशन के ज़माने में आपको एक एक नंबर जो है ध्यान में रखकर तैयारी करनी है अच्छे से। तो भारतीय संविधान के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है सबसे बेहतर बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए अच्छी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि चाहें आप तो परीक्षावाणी की जो हिंदी की केवल आती है हिंदी वालों के लिए, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद लूसेंट जो है रिवीजन के लिए, लूसेंट जो है सदाबहार है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो ऑलरेडी बुक को पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है, इसको यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो आप लगभग 90 से 95 प्रतिशत जो प्रश्न है वो इसी बुक से आप कर लेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन से, यदि आप बुक को एक बार पढ़ चुके हैं तो। वरना पूर्वावलोकन को बिना बुक पढ़े कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन करने पड़ेगा, तब भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर में जो है आपको परेशानी होगी। तो जो लोग पढ़ चुके हैं बुक, उनके लिए जो है अभी से इस बुक को जो है घोर के पी जाइए पेज बाय पेज। तो पूर्वावलोकन को किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। यदि आपकी समझदारी बेहतर है तो पॉलिटी जो है आपके लिए बहुत आसान रहे और आप 10 से 12 प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे एग्ज़ाम में। अभी जो 11 फरवरी को जो पेपर हुआ उसको आइए देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में। तो इस बार जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी से। तो हर साल 10 से 12 प्रश्न आपका एवरेज रहता है। तो 140 प्रश्न में 10 प्रश्न जो थे वो भारतीय संविधान से पूछे गए थे। तो यहाँ पर प्रश्नों को आप देख सकते। महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि भारत किन महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना था। प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, तो आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उन्हीं की मर्जी तक बने रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत रहा है। वह संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। तो जब आप घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसकी जानकारी आपको मिल जाती है अच्छे से। तो यदि आप पूर्वावलोकन ही अच्छे से कवर कर लें दोस्तों, तो आप पॉलिटी में जो है अगर 10 से 12 प्रश्न आता है तो आप कम से कम 10 प्रश्न बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। क्योंकि यह ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपको जो भी जिनका सिलेक्शन होता है बच्चे सभी के सभी जो है पॉलिटी के सारे प्रश्न करते हैं अच्छे से। तो दूसरा तथ्य रहा कि संसद सदस्य के विशेषाधिकार, आप जानते जब पढ़ते हैं महान्यायवादी के बारे में तो इनको मताधिकार नहीं मिलता है, जैसे कि संसद की जो सदस्य होते हैं तो ये संसद सदस्य के विशेषाधिकार हकदार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई थी। तो केवल और केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है वो सही रहा है। घटना चक्र का ये जो पेपर है एक्सप्लेनेशन वाला वही है जो कि टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, केवल यही आंसर रहा है। और जब घटना चक्र पूर्वावलोकन आप कवर करते हैं वहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 173 से 75 के बीच में आपको ये पूरा जो फैक्ट वो कवर करने को मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि कौन से कथन जो है वो गलत है। पहला रहा कि मौलिक जो अधिकार वो विधान का भाग 3 और ये यूएसए की बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ये बात आपकी बिल्कुल सही रही। बाकी मृत्यु का जो अधिकार ये मूलभूत अधिकार बताया गया, गलत रहा। भारतीय संविधान पूर्ण संघीय संविधान है, तो किसी हिलर की जो है ये पूर्ण संघीय नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो आप पढ़ते हो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको किसी भी हाल में बदला हटा नहीं जा सकता है। तो पहले को छोड़कर बाकी जो है जो जितने भी रहे बी और सी डी ये गलत रहे हैं। तो यही आपसे पूछा गया था, इस तरह एग्जाम में पूछे गए थे। तो यदि आप पूर्वावलोकन को अच्छे से कवर कर लेते हैं दोस्तों तो पूरा का पूरा आपका, चाहे वह यूपीपीसीएस का हो जो कि प्रीलिम्स का, या यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्रीलिम्स या मेंस का हो,
पूर्वावलोकन अच्छे से कवर कर लीजिए पॉलिटी के लिए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था पंचायती राज से संबंधित, है ना, पूर्वावलोकन का जो लास्ट चैप्टर आप देखते हैं, यहाँ पंचायत समिति की बात की गई। आप जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायत समिति है बलवंत राय मेहता के अनुसार। देखते हैं जिला परिषद प्रत्यक्ष, यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात की गई थी, सदस्यों से गठित जो है होते हैं। पंचायत समिति आप जानते हो जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर होते हैं, यानी बीडीसी का जो चुनाव होता है, प्रधान का तो प्रत्यक्ष होता है, बीडीसी का भी प्रत्यक्ष होता है। और ये जो बीडीसी है इन्हीं में से जो है कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है जो कि पंचायत समिति का होता है। तो पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, बीडीसी का प्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है तो जिला पंचायत सदस्य का प्रत्यक्ष होता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिला परिषद का मेन होता है वो उसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इस तरह आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत ही रहा है, अप्रत्यक्ष होना चाहिए था। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की वोटिंग राइट का कई बार जो है आप देखे होंगे वीडियो जितने भी बताया गए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, वोटिंग के लिए है 18 वर्ष। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत रहा, पहला भी गलत रहा है। पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। आप जानते हो जो प्रधानी का इलेक्शन हुआ या ग्राम पंचायत या जिला परिषद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष या नगर पालिका, इन सभी का इलेक्शन कौन करवाता है? उत्तर प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग है। तो ये आपका स्टेटमेंट सी वाला सही रहा है। डी स्टेटमेंट क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर सी वाला ही आपका बिल्कुल सही रहा है। तो ये पूर्वावलोकन में सारी बातें आपको देखने को मिल जाती है। चौथा प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद प्रावधान यानी कि आर्टिकल से संबंधित पूछ लिया। अभिलेखीय न्यायालय, जो अभिलेख न्यायालय का आर्टिकल है 129 है। कई बार आप पढ़ते हो जब पूर्वावलोकन अच्छे से कवर करते हो या प्रीवियस पेपर जो कवर करते हैं तो 129 नंबर जो आर्टिकल है वो जो है आपका अभिलेख न्यायालय की बात करता है। तो यहाँ पर 124 बताया गया था जो कि अपने आप में पूर्णता जो है वो गलत हो जाएगा। और पूछा यही गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बस आपका ऑप्शन जब मिल गया है तो बाकी सब सुमेलित ही होंगे। तो इस तरह आप लगा देंगे, इस तरह आपका आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित पूछा गया था, तो ये राज्य पूछ लिए गए थे 6th शेड्यूल के अंतर्गत। तो AMTM आप पढ़ते ही हो शॉर्ट फॉर्म में। AMT असम है, ए से असम है, AMTM है ना। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इस तरह आप प्रश्न जो है आसानी से करके आए होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो आप जानते हो कई बार बोला कि आप प्रस्तावना को रट मारिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, धर्म उपासना, और ये पूरा लाइन आपको रटा होना चाहिए। तो यही यहाँ पर पूछ लिया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान जो प्रस्तावना, ये सही क्रम आपको बताना था। तो हम क्या पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, 3 तरह के न्याय है, 5 तरह की स्वतंत्रता है, ये तो आपको रटा होना चाहिए। तो ये ऐसा पूछ लिया गया था। इसके बाद पूछा गया था 7 नंबर प्रश्न अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में पूछा गया था। तो आर्टिकल नंबर 244 से संबंधित, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को सूचित करता है। ये कथन आपका सही। अनुसूचित क्षेत्र वाले जो राज्य, इनको जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है वो करने की बात की जाती है, उसी सलाहकार परिषद के हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो बातें थी बिल्कुल सही थी। जब पूर्वावलोकन आप देखेंगे तो प्रश्नों की जो व्याख्या होती है वहाँ पर इसका आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया आर्टिकल संबंधित, है ना, मिलान करने को पूछ लिया गया था। यहाँ पर कोड का सही मिलान करना था। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे आसान तो यही रहा होगा आपका कि आर्टिकल नंबर जो 40 है ग्राम पंचायतों गठन की बात करेगा। अब यहाँ पर एलिमिनेशन वाला भी फार्मूला देख सकते हैं। B का 4 मिल रहा आपको? हाँ, B का 4 तो कई जगह देखने को मिल रहा आपको, तो 2 ही में है आपका B का, तो ये अपने आप खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिली कि A का 3 ही होगा, है ना। तो A का 3 होगा, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 26 रहा आपका, तो आर्टिकल नंबर 26 जो कि फंडामेंटल राइट्स का है, 25 से लेकर 28 जो कि
धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो ये 26 नंबर आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित 40 हो गए ग्राम पंचायत। और 98 दिया है तो संसद सचिवालय से चले जाओगे, क्योंकि आप जानते हो जो आपका संसद वो आर्टिकल नंबर आप जब शुरू करते हो 78 से पूरा जो चैप्टर है वो आप जानते हो आर्टिकल नंबर DPSP जो 51 तक, 51 का आपका मूल कर्तव्य, फिर इसके बाद आप स्टार्ट करते हो 52, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक कवर करते हो, फिर 78 से कवर करते हो स्टार्ट करते हो संसद वाला स्टार्ट हो जाता, तो इसी के बीच में आएगा। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। 239 है तो वो संघीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कर देगा, जो कि आपका दिल्ली में जो बिल रहा वो इसी संबंधित रहा है काफ़ी चर्चा में, तो ये भी सब डाल दिए गए थे आपके पेपर में। तो इस तरह आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो 10 प्रश्न टोटल पूछे गए थे। फिर 9वां प्रश्न पूछा गया था राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित। तो हर बार आपके एग्जाम में DPSP पूछ लिया जाता, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, आपका प्रस्तावना से एक प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह 3-4 तो प्रश्न ऐसे हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पर पूछा गया कि भाई न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आप जानते हो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स वो परिवर्तनीय लेकिन DPSP नहीं है, तो ये कथन आपका सही रहा है। यानी स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर कानून बना रही है और वो जैसे आरक्षण की ले लो, आप किसी को आरक्षण देना चाह रहे तो आप फंडामेंटल राइट में आप देख रहे हो आर्टिकल नंबर 15 ही देख लो, 16 है ना, जहाँ पर आपको पब्लिक नियोजन की बात की जाती है। 15 में जो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के विवाह पर जो है भेदभाव की बात की गई। तो अब कोई आरक्षण देना चाहे किसी कास्ट को राज्य, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है आपका DPSP। वहीं जब आप फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा आपके, तो आप तुरंत जाइए, परिवर्तनीय है आपका कोर्ट में, समझ रहे हैं आप, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होता है, ये आपका DPSP नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल बात सही है। कोई सरकार कानून बना रही तो राज्य के जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचना राज्य की जिम्मेदारी है। तो कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को जो दिए गए हैं राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोनों की दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है वो भी रहा है। इस तरह पूछे गए थे। तो टोटल जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतिम रहा है, तो टोटल 10 प्रश्न पूछे गए थे। पूछा गया था कि जो संविधान है, इस संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है भारत की राष्ट्रपति में निहित होती। तो आप जानते हो जो पावर है वो राष्ट्रपति निहित हो, ये संविधान में आपके लिखा गया। कारण इसका बताया जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता, तो वास्तविक जो प्रमुख आप जानते हो प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन जो संविधान में है संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो इसलिए जो है संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण भी। तो इस तरह टोटल जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन यदि आप पढ़ चुके हैं पहले से तो लूसेंट को ले लीजिए रिवीजन के तौर पर, और घटना चक्र पूर्वावलोकन को बार बार आप पढ़ते रहिए। यदि आप नए हैं तो कोई एक बुक पढ़ लीजिए आप, उसके साथ ही साथ पूर्वावलोकन को अच्छे से कवर करते रहिए। तो 140 में आप जो है 10 प्रश्न बहुत आसानी से करके आएंगे। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको करना ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 90, किसी भी हाल में 90 प्लस तो होना ही चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही आप जो है सब्जेक्ट वाइज जो है स्टडीज मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।